नीचे भी हो तो भी कोई दिक्कत ओके। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। हेमन भाई, दोस्तों मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। नहीं। हाय विवेक ईश्वर की भाई। कृपा है। हाय हाय फ्रेंड्स, आप सबकी शेयरिंग का साथ है। मेरी पत्नी का स्ट्रॉन्ग सॉलिड सपोर्ट है कि आज भी सुबह से भी शराब का कोई ख्याल नहीं आया। पहले मैं ऐसे सोचता था कि अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं, अभी क्या है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि शराब का कोई ख्याल नहीं आया तो वो शाम को भी तो आ सकता है, अक्सर शाम को ही तो आता है। फिर मुझे यहीं से ये समझ में आया कि यार मैं तो 24 घंटे का शराबी बन गया था, पीने लगा था 24 घंटे, किसी भी टाइम पी सकता हूँ। तो अगर किसी भी समय अगर मुझे पीने का ख्याल नहीं आ रहा है, मतलब मैं उस समय तो सोबर हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ, मेरे अंदर ये चीज है कि हाँ मैं इस पर शक्तिहीन हूँ। ये बाकियों के लिए ठीक हो सकती है, मेरे लिए तो प्रॉब्लम वाला काम है। तो मतलब मैं सोबर हूँ, मेरे विचार अभी अच्छे हैं, है ना। और वो जो मन में जो मेरे विचार होते हैं ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे यहाँ पर समझ में आया। क्योंकि ये विचारों वाली ही तो बीमारी है ना। मेरी सोच जो है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। ये नहीं कह सकता मैं कि भाई शराब मेरी प्रॉब्लम थी ही नहीं, या फिर शारीरिक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सारी मानसिक है, ऐसा तो नहीं कह सकते। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने भी लिखा है बिग बुक में ना कि भाई कोई भी शराबियत का ऐसा डिस्क्रिप्शन, कोई भी ऐसा विवरण जिसमें वो शारीरिक वाला हिस्सा ना आता हो, वो पूरी तरह से इस बीमारी का विवरण कर नहीं पाएगा। पूरी तरह से उसका वर्णन आप कर नहीं पाओगे अगर इसमें शारीरिक हिस्से को इंक्लूड नहीं करते हो तो। बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि यार पार्टी में शराब के बिना तो मजा ही नहीं आता। उनको कितना भी अच्छा खिला दो, कितना भी अच्छा डेकोरेशन हो, लेकिन शराब के बिना मजा नहीं आता। इसका मतलब दिमाग में तो उनके भी प्रॉब्लम है। बट लेकिन वो फिर 2-3 पैक पीते हैं और पार्टी का मजा किरकिरा नहीं होता उनको। मेरे लिए ही हो जाता है कि आप मेरे बगल में बड़ी से बड़े वीआईपी को बैठा दो, मुझे आप डेट पे किसी अच्छी हीरोइन के साथ भेज दो, मुझे आप दुनिया का बेस्ट खाना दे दो, लेकिन जहां शराब आएगी वो इन सब चीजों से अपने आप को ऊपर रख देगी, वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेगी। ये मेरे दोस्तों के साथ नहीं होता। तो वो यहाँ से मुझे समझ में आया कि यार वो मानसिक के साथ साथ शारीरिक प्रॉब्लम भी मेरी है। तो अब जब ऐसा हुआ, अब जैसे जो टॉपिक है ना आज का कि भाई ये प्रॉब्लम जो है मेरी, ये शुरुआत में कई तरह की मुझे ऐसी गलत फहमियां थी, कई गलतियां मैं ऐसी कर रहा था। मैं आज उन गलतियों की बात ये यहाँ पर करना चाहता हूँ जो इस कारण से थी कि मेरी कुछ गलत फहमियां थी। मैं गलतियां आज भी करता हूँ, लेकिन आज कई सारी गलतियां इसलिए होती हैं कि मैं परफेक्ट तो नहीं हो गया हूँ। ये एक सुधार की प्रक्रिया है, लिटरेचर कहता है हमारा। हम पूर्णता की अपेक्षा प्रगति पर, है ना, फोकस करते हैं। तो आज जो गलतियां हो रही वो इसलिए हैं कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कम से कम मैं ये कोशिश जरूर कर रहा हूँ कि यार किसी तरह से गलतफहमियां ना हो। क्योंकि अगर मुझे चीज ही गलत मालूम है, मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हूँ, और अगर आपने मेरे दिमाग में ये भर दिया कि भाई लाल बत्ती होने पे चौराहा पार करना है और हरी बत्ती होने पे रुकना है, तो फिर मेरी गलती तो कभी ठीक ही नहीं होने वाली ना, क्योंकि मैं गलत धारणा में हूँ। तो ये जो गलत धारणा है ना, ये मेरे अंदर शुरू से बहुत सारी आ गई थी। धीरे धीरे चल के ये भी समझ में आया कि यार ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बिग बुक में बड़े स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि वी दी हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, हम शुरुआती कुछ 100 लोग, 100 के आसपास लोग, एक्चुअली वो शायद थे 50 या कुछ ऐसे लोग थे वो, है ना। बट जो भी है, जैसा भी उन्होंने लिखा है उस समय की सोच के हिसाब से, कि हम जो कुछ शुरुआती लोग हैं, हमने जो किया है वो करने से हम अ, शरीर और मन की एक निराशाजनक स्थिति से बाहर हुए। वी रिकवर्ड फ्रॉम अ होमिंगली सॉरी सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। मतलब जैसी वो नजर आ रही थी, जैसी वो सबको दिख रही थी, जैसी मुझे भी दिख रही थी, जितनी ज्यादा बुरी स्थिति हो गई थी, उससे हम बाहर आए। तो सबसे पहली बात तो उसको उन्होंने कहा कि रिकवर्ड। तो अगर मैं उस चीज को अपना लक्ष्य मानता हूं तो डेफिनेटली फिर मैं भी ये कह सकता हूँ कि यस आई एम ऑल्सो रिकवर्ड। क्योंकि मेरे शरीर की अब निराशाजनक स्थिति नहीं है, मेरे मन की अब निराशाजनक स्थिति नहीं है, उसमें सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। वो काम तो मेरे मरते दम तक चलता रहेगा, लेकिन हम कम से कम निराशाजनक स्थिति नहीं है।
तो वो उस किताब में जो लिखा हुआ था, वो किताब में जो था, मुझे एक अच्छा जीवन जीने के लिए शराब का ख्याल न आए, इसके लिए मैं बीमार हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको कोई दूसरा ठीक नहीं कर पाएगा, ये सब मानने के लिए उस किताब में जो लिखा था मुझे उसको पूरी तरह से फॉलो करने की आवश्यकता थी। लेकिन वो हुआ क्या कि मैंने उसको किसी से सुना, मैंने मिस्टर डी से सुना था, मिस्टर डी ने उसको अपने पहले मिस्टर सी से सुना था, सी ने बी से सुना था और बी ने ए से सुना था। अब वो जो ए था, काफी पहले जो मिस्टर ए था, उसने उस किताब को शायद पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं था, उसने उस किताब को सिर्फ 50% पढ़ा और उसने वो बात मिस्टर बी को बताई। जितना उसने पढ़ा वो बात पूरी बताई, लेकिन जब उसने पढ़ा ही आधा था तो वो पूरी बात बी को बताता कैसे? तो बी ने भी वो सुनी सुनाई बात का सिर्फ आधा वो ग्रहण कर पाया। किसी भी बात को सुनते हैं पूरा ग्रहण कर पाए ये जरूरी नहीं है, बल्कि आमतौर पर ये संभव नहीं होता, कुछ न कुछ तो रह जाता है। बी ने उसमें से आधा लिया, फिर बी ने सी को बताया, उसने उसमें से और कम लिया, और ये चेन इस तरह से चलती रही कि वो कुछ का कुछ हो गया। तो आगे चल के वो बात ऐसी हो गई कि जब मेरे तक नंबर आया तो मैंने ये कष्ट ही नहीं किया कि यार मीटिंग्स में जाना मेरे लिए निहायत ही आवश्यक है, लेकिन लिटरेचर को पढ़ना भी तो आवश्यक है, उस चीज को भी तो समझना पढ़ना पड़ेगा। भाई हिंदी अंग्रेजी जानता हूं मैं, जो भी मेरी भाषा हो उस भाषा में बिग बुक अवेलेबल है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसमें पढ़ूं कि ओरिजिनली कहाँ क्या गया है। सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से मेरा काम नहीं चलेगा, इसलिए फेलोशिप है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सिर्फ फेलोशिप में जाऊंगा और किताब को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हुआ ये कि मुझे कई बार ये कंफ्यूजन हो गया कि मैं इसकी बात मानूं कि उसकी बात मानूं, और आखिर में मैंने अपनी वो पुरानी आदत को प्रैक्टिस किया कि सुनो सबकी, करो मन की। 10 लोगों से मैंने अलग अलग राय ली और मैं ढूंढता था कि कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे मन वाली राय मुझे यहाँ पर बता दे। तो मैंने भाई शुरू से ही मान लिया कि यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेरी शराब ही थी, उसी के कारण से हर जगह दिक्कत आ रही थी, चाहे वो शरीर की दिक्कत हो, चाहे मेरी पत्नी की चिड़चिड़ाहट हो, चाहे समाज में जो मेरी इज्जत कम हो रही थी वो हो, चाहे लोगों से जो मैं मुंह छुपाने लगा था वो हो। ये शराब अगर जब नहीं थी तो तब तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी ने भी ऐसा मुझसे कभी नहीं कहा कि विवेक तुम्हारे अंदर बड़े चरित्र दोष हैं, विवेक तुम है ना, तुमको अपने चरित्र दोषों पे काम करना चाहिए। या किसी भी और किसी बड़े आदमी ने, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि तुमको और आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है, या तुमको अपने व्यक्तित्व में 180 डिग्री का परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ना, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। ये तो पहले तो किसी ने नहीं कहा, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई थी मेरी, तो फिर अब ये अचानक क्यों हो गया? तो मैंने अपने मन से मान लिया कि ये सब बातें फालतू हैं। वो शराब से अगर मेरी दूरी बनी रहती है, एकदम जल्दी से कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय निकलेगा मैं साबित करूंगा कि देखो 6 महीने हो गए, 1 साल, 2 साल हो गया, और इन सालों में, मतलब इस समय में, इस बीतते हुए समय में मैं कई बार शराब से मेरा आमना सामना हुआ। दुकानें तो रोज ही मुझे दिन में 3-4 बार नजर आ जाती हैं, मेरे दोस्त भी वही जो पियक्कड़ हैं वो अभी भी हैं, और मैं पार्टियों में भी जा रहा हूँ, लेकिन शराब हाथ में नहीं आई। तो मैं ये साबित कर पाऊंगा कि देखो मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मैं शराब से दूर हो गया हूँ। तो बस इतना अगर हो जाएगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे ये स्थिति मेरे साथ बहुत जल्दी आ गई थी। सोसाइटी में आया, पत्नी ने रिहैब में डाला था, 3 महीने वहां रह के आया, उसके बाद अगले दिन से ही, वहां से छूटते ही अगले दिन से मीटिंग्स में आ गया। शराब का कोई ख्याल नहीं आ रहा था, और 2-3 महीने में ही मुझे लगने लगा कि मैं शराब से दूर हो चुका हूँ। मीटिंग्स में लोग कहते थे एक दिन के हिसाब से दूर हूँ, मैं उसको मान नहीं पाता था अंदर से। मुझे लगता था पता नहीं क्यों ये इंसान ऐसा कहता है। और अगर इस इंसान को, मुझे उस समय सिर्फ 2-4 महीने हुए थे, उस इंसान को 10 साल हो चुके थे, तो मुझे लगता था कैसा अजीब सा कार्यक्रम है। 10 साल पुराना मेंबर जो 3 साल के 365 दिन में से कम 350-55 दिन मीटिंग में आता है, वो भी 10 साल की सोब्राइटी के बाद कह रहा है मैं एक दिन के हिसाब से दूर हूँ। तो यार ये तो बहुत ही कठिन रास्ता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं टाइफाइड की दवाई लेने डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर ने बोला अब तुमको ये दवाई जिंदगी भर खानी पड़ेगी। ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे कैसे चलेगा? तो मुझे लगता था कि इस इंसान को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर इस इंसान के पास कोई काम धंधा नहीं होगा,
फोकट होगा इसलिए रोज यहाँ आ जाता है, बैठ जाता है, या फिर इसकी माली हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं आया होगा तो परिवार वाले इसकी इज्जत नहीं करते हैं। तो इसके कारण से ना ये आदमी यहाँ पर रोज आ जाता है और न्यू कमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा बोलता है ताकि कहीं अकेला न रह जाए, लोग आते रहे डर के मारे और इसको कंपनी मिले, इसलिए ऐसा कहता है। पर मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, मैं तो शराब से दूर हो चुका हूँ। और फिर उसके बाद में वो चीज हुई जिसके लिए मैं आज तक भी रोज अपनी शेयरिंग को शुरू करते समय कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से। वो ईश्वर की कृपा का मतलब यार सिर्फ यही नहीं है कि मैं आज शराब से दूर हूँ, वो हर एक चीज में है कि ईश्वर ने मुझे उस टाइम एक ऐसी पटखनी सी दी जिससे कि वो हकीकत मेरे सामने आने लगी। और वो पटखनी ऐसी थी कि शराब का तो ख्याल नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन मुझे धीरे धीरे अकेलापन, बोरियत, सब कुछ ऐसा बंजर, वीरान, मनहूस ऐसा सा लगने लगा। मैं घर पर होता था तो ऐसा लगता कहीं बाहर चला जाऊं, बाहर होता था तो ऐसा लगता था घर पर आ जाऊं। पत्नी बेटी दोनों का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था यार, सब कुछ अच्छा था, मुझे अच्छा भी लग रहा था उनके साथ। ऐसा नहीं है कि मुझे वो उस समय बुरे लग रहे थे, ऐसा भी नहीं था। बट फिर भी मन में हमेशा अशांति, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज मेरे जीवन से गायब हो गई, शराब। मेरी मेरा जिसको कहते हैं ना कि वो पहला प्यार, उस टाइप की चीज वो गायब हो गई थी। तो शराब पीने का ख्याल नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि ये जो डिस्टरबेंस है ना, ये किसी एक बहुत बड़ी चीज के गायब हो जाने से। जैसे बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा है, और जब मेरी शादी हुई तब से मेरी वाइफ आज तक भी ये कहती है कि विवेक अगर तुमको खाना टाइम पे न मिले तो तुम चिड़चिड़ाने लगते हैं। मैं इस बात को स्वीकारता नहीं हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे ऐसा अंदर से महसूस ही नहीं होता कि मैं बहुत भूखा हूँ और इस कारण से मुझे चिड़चिड़ाहट आ रही है, लेकिन वो आने लग जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। ये एक इतना इतना इनहेरेंट सा, एक इतना छुप के होने वाली प्रक्रिया है कि वो दूसरों को समझ में आती है लेकिन मुझे नहीं आती। तो बिल्कुल ये ही उस समय एकदम शुरुआत के समय में मेरे साथ हो रहा था कि शराब का ख्याल नहीं आ रहा था, लेकिन शराब की जो कमी थी, दिमाग उसको बहुत बुरी तरह से उस कमी से पीड़ित था। तो बात वही एक जो गलत धारणा की हम बात कर रहे हैं ना, वो गलत धारणा मेरी सबसे पहले वहीं पर दूर हुई। अब दूर हुई का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा के लिए दूर हो गई, मैं बहुत समझदार हो गया। वन डे एट ए टाइम, पहला कदम मेरा। कहा है ना मुझे कि आपका पहला कदम ही 100% हो सकता है, सुनते हैं हम मीटिंग में बार बार। तो उस समय मुझे समझ में आया कि ये शराब से जो दूरी है ये मेरी सिर्फ आज की है। मैं जब तक मीटिंग्स में जा रहा हूँ, दूसरे तरीकों से अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर ये ताकत रहेगी कि हाँ, शराब से वो ताकत मुझे दूर रखेगी। तो मैं दूर तो कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग को वो ख्याल एकदम रटा हुआ है। शराब का वो स्वाद, उसको पीने के बाद जो वो शुरू रहता है, एक एक चीज, वो मरते दम तक मेरा दिमाग नहीं भूलेगा। तो वो अगर आज शराब की मांग नहीं कर रहा है, तो वो इसलिए मांग नहीं कर रहा है कि या तो दो बातें हैं, या तो मैंने उसको इतना परेशान नहीं किया है कि वो परेशानी से बचने के लिए, उबरने के लिए शराब मांग ले, या फिर अगर वो परेशान हो भी गया है तो परेशानियां भी इतनी बड़ी नहीं आई है कि उसके लिए उसको शराब मांगनी पड़े। होता है ना, छोटे बच्चे जो हैं वो कई बार माँ बाप से उनको मार पिटाई होती है, तो वो उनको कहा जाता है कि भाई ये गलती तुम्हारी ऐसी है, इस पे तुमको मार पड़ेगी। फलानी गलती जो है वो इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि तुमको पीटा जाए, अलग अलग गलतियां हैं। तो इतना परेशान मैंने अपने दिमाग को नहीं किया होगा कि शराब हाथ में आ जाए। लेकिन वो बात कुछ इस तरह की थी कि जैसे मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं अगर एक पानी की बाल्टी को उठा सकता हूँ, वो पानी की बाल्टी का वजन है 20 किलो, तो 20 किलो की बाल्टी उठाने की मेरी ताकत है। अब आप मुझे 50 किलो की बाल्टी दे दोगे तो उठा तो उसको भी मैं लूंगा, लेकिन 50 किलो की बाल्टी को मैं कितनी देर तक उठा पाऊंगा? शायद आधा मिनट, मेरे ख्याल से, है ना, बहुत हो गया तो 1 मिनट, करके कभी देखा नहीं मैंने। लेकिन वो जो 20 लीटर वाली बाल्टी, उसको मैं थोड़ा ज्यादा देर तक उठा लूंगा। मतलब कितनी मात्रा में टेंशन को मेरा दिमाग कितनी देर तक झेल सकता है, ये बात ये थी। हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें ये उदाहरण दिया जाता था, स्ट्रेस, है ना, कि वो स्ट्रेस जब जब आपके ऊपर तनाव आता है, परेशानी आती है, तो वो हर किसी के साथ आती है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको दिमाग में कितनी देर तक एक तनाव के रूप में रखते हो। आता तो हर किसी के साथ है,
तो जो जितनी ज्यादा देर देर तक रखेगा वो अपने दिमाग को उतना परेशान कर डालेगा। तो ये एक मुझे समझ में आया कि मेरे दिमाग को मैं परेशान किए जा रहा हूँ, तो इस परेशानी का हल निकालना मेरे हाथ में नहीं है, जो कदम नंबर 2 में कहा गया था मुझसे, है ना, कि सिर्फ एक उच्च शक्ति ही उस पागलपन को ठीक कर सकती है। ये पागलपन ही था ना एक तरह का, कि भाई ये शराब जैसी अच्छी चीज मेरे जिंदगी से चली गई, क्योंकि उसने तो मुझे बर्बाद किया, तो फिर काहे की अच्छी हो। तो वो सिर्फ एक उच्च शक्ति की मदद से ही हो सकता था, मतलब सीधी सी बात है, वो 12 स्टेप से हो सकता था। तो ये एक सबसे पहली गलत फहमी थी। इसी के साथ में जुड़ी हुई एक मेरी गलत धारणा ये थी, जैसे मैंने अभी कहा ना, कि शराब हट जाएगी तो सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। तो भई अब वो जब शराब हटी तो एक्चुअली लग भी रहा था ऐसा। पत्नी ने अलग ही प्यार से गले लगाना शुरू कर दिया। पत्नी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। बेटी, हालांकि वो 10 साल की थी उस समय बस, पर वो बेटी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कुछ था वो कुछ गलती से हो गया था, आगे कभी ऐसा होगा ही नहीं और सब खत्म हो गई बात। मेरे पापा मुझे वापस मिल गए, सब लोग, वो बिल्कुल ऐसे निश्चिंत सी हो गई थी। तो मुझे भी ये लगना स्वाभाविक था कि यार ये पीना मेरी जिंदगी से हटा तो देखो कितना अच्छा अच्छा हो गया। मेरे एक नजदीकी रिश्तेदार ने तो ये भी तक कह दिया था कि बेटा तुझे मान गया मैं, तू ही है जिसने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए कि हम तेरा उदाहरण देते थे। और फिर एक समय आया, वो भी तू ही था जब हमने तेरा उदाहरण दिया कि उसके जैसे मत बन जाना। देखो कैसे टैंकरों से शराब पी रहा है। और बेटा आज ये तू ही है ने अचानक इसको बंद भी कर दिया। हम तो मान गए तुझे, सलाम है तुझे। सुन के मुझे बहुत मजा आ गया कि यार यही तो चाहिए था। तो फिर अब मैं काहे को काम करूं अपने ऊपर यार। आध्यात्मिक परेशानी है, साला तुम्हारे चरित्र दोष हैं, बीमारी जो है वो 3 तरफ से असर करती है, शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक, क्या है यार। जब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, और ये लोग तो वही लोग थे जिन्होंने मेरे नाम के बहुत पर्चे बांटे थे, बहुत मेरे बारे में बुराइयां की थी। तो आज अगर ये लोग मेरे बारे में अगर इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा थी। तो ये 12 कदमों के माध्यम से ना, जैसे जैसे मेरा दिमाग खुला, तब से ये समझ में आई कि मेरे जीवन की प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया हुआ था। वो मुझसे तमीज से बात करेंगे तो मैं खुश रहूंगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे तो ही मैं मानूंगा कि हाँ मैं जीवन में प्रगति कर रहा हूँ, लोग मुझसे अच्छे से बर्ताव करेंगे तो ही मैं ये मानूंगा कि वो मेरे शुभचिंतक हैं। जो मेरे से अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने अपनी आत्म शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया हुआ था। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर मैंने अपने आसपास मूर्खों की मंडली पाल के रखी है तो वो मेरी झूठी झूठी तारीफ करेंगे चापलूसी करने के लिए, तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं बहुत अच्छा हो गया, है ना। तो वो, क्योंकि मेरे आसपास के लोग, चाहे वो मूर्ख हों, चाहे वो मेरे दुश्मन हो, चाहे वो मेरे हितैषी हों, वो मेरी बीमारी को वैसे जानते ही नहीं है जैसा मैं जानता हूँ, या जैसे मुझे जानने की आवश्यकता बताई गई है यहाँ पर, कि आपको अपनी बीमारी को पहले समझना पड़ेगा। उसके ऊपर काम तो तभी कर पाओगे जब अपनी बीमारी को पूरी तरह से समझोगे अंदर तक, और फिर उसको स्वीकार करोगे कि हाँ मैं इसी तरह का बीमार हूँ। तो इन लोगों को थोड़ी ना पता है, इसलिए इन लोगों के बोलने पर मुझे नहीं जाना है। तो अगर कोई नया शराबी मैं हूँ, और मेरी पत्नी अगर बार बार मेरा मुंह सूंघती है, और मेरे मीटिंग जाने पर अगर मुझे ताने मार रही है, या उसको लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूँ, तो इस चीज को दिमाग में से हटाना पड़ेगा मुझे, कि भाई मेरी बीमारी को वो उस तरह से नहीं समझ पाती जिस तरह से मैं उसको समझ पाता हूँ। या अगर किसी को ये लगता है, जैसे मेरे केस में मेरे दोस्तों को ये लगता था कि साले तू पागल है, तनकी है, तुझे जो धुन सवार होती है ना, तो फिर तू उस धुन के सामने कोई चीज नहीं देखता है, अच्छी चीज में या बुरी चीज में, दोनों में ही तू धुन का पक्का है। तो पहले तू धुन का पक्का था तो तूने बेहिसाब शराब पी, अब फिर से तू धुन का पक्का है तो अब तूने बिल्कुल शराब को अपने जीवन से दूर कर दिया। बाकी ये प्रोग्राम वगैरह फालतू बात है, उनको ये लगता है, उनको आज भी ये लगता है। तो ठीक है, मैं उनसे कभी कोई बहस नहीं करता, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जिंदगी भर रहेंगे, मुझे उनके साथ ही घूमना फिरना पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना, वो आज भी मेरी बार बार तारीफ करते हैं कि यार विवेक जरा सा भी मन नहीं मचलता, है ना। कभी कभार मस्ती वस्ती में मुझे चिढ़ाते भी हैं, जबकि वो खुद चाहते हैं कि मैं न पीऊं।
है ना। पर मैं उनको कभी अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, कार्यक्रम के बारे में समझाने की कोशिश नहीं करता, है ना, क्योंकि मैंने ये समझा हुआ है कि इन लोगों के हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल नहीं है। मेरी सोब्राइटी को सफल तभी माना जा सकेगा जब मैं ये कह पाऊंगा कि मेरी आत्म शांति सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक उच्च शक्ति के हाथ में है। उसका रिमोट कंट्रोल सिर्फ उसके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है ना। फिर एक बात मुझे ये याद आती है कि कंपैरिजन, है ना, दूसरों से कंपैरिजन, कि वो जो फलाना ए मेंबर है, मेरी प्रॉब्लम उसकी जितनी नहीं है। बिग बुक में बड़ी स्पष्टता से वो पत्नियों के लिए चैप्टर में बिल डब्ल्यू साहब ने बताया है कि अलग अलग तरह के शराबी हो सकते हैं, जिनको अभी बीमारी का असर कम हुआ है, जिनको थोड़ा ज्यादा हुआ है, जिनको बहुत ज्यादा हुआ है, और फिर चौथे वो जो बिल्कुल अनशन वाली स्थिति में आ गए। सब तरह के लोग हैं, पर ये शराबी हैं। जो एकदम पहली कैटेगरी वाले हैं, जिनका अभी पीना बढ़ गया है, तो वो भले अपने आप को शराबी न माने, लेकिन वो अलग अलग तरह के मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में ना, वो अलग अलग तरीकों को अपना के देख सकते हैं। दोपहर को बार में जाके बैठ के चेक कर सकते हैं कि क्या सीमित मात्रा में पी सकते हैं क्या वो, ऐसा सब चेक करके देख सकते हैं वो, कि क्या वो भी भविष्य के शराबी बन सकते हैं क्या। तो ऐसी ही एक गलतफहमी मुझे लगती थी। मैं जब ए में पहला, दूसरा, चौथा, 10वां दिन था, तो ये तो मैंने मान लिया था कि मैं बेहिसाब शराब पीता था, लेकिन मेरी बर्बादी बाकी लोगों को जितनी नहीं हुई थी। फिर तभी दूसरे शहर के एक ओल्ड टाइमर से पता चला कि भाई एक टर्म होती है हाई बॉटम अल्कोहलिक, मतलब ऐसा शराबी जिसका शराबियत में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हो सकता था। सुन के बड़ा अच्छा लगा यार। इससे तो सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि विवेक बाकियों से समझदार है, क्योंकि बार बार शेयरिंग में ये सुनने में आ रहा था, हर कोई बोल रहा था मेरा पैसा खत्म हो गया, मेरे ऊपर कोर्ट केसेस हो गए, पत्नी छोड़ के गई, झगड़े हो गए, ये है वो है। ऐसा इसलिए हुआ भाइयों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बेवकूफ था, मैं नालायक था, मैं नादान था। तो मुझे लगा यार, इसका ये सब इतना गया क्योंकि ये कह रहा है कि ये बेवकूफ था, और मेरा ये सब इतना नहीं गया, इसका मतलब मैं इसके जितना बेवकूफ नहीं था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं समझदार हूँ। ये तुरंत एक अपने फेलो मेंबर से श्रेष्ठ होने का भाव आना कि मैं इसके जितना खराब नहीं हूँ। तो जैसे ही ये भाव आता है ना, तो मैं उसके बगल में बैठ के फिर अब कैसे कुछ भी सीखने समझने की या सुनने की कोशिश कर पाऊंगा। अरे मुझे तो ये लग रहा है कि ये क्लास तो इसके लिए चलाई जा रही है, मैं तो इससे बहुत अच्छा हूँ, तो मैं ये क्यों सुनूं। बचपन में ये ही करता था मैं। मैथमेटिक्स की क्लास चलती थी, मुझे हमेशा से ईगो सेटिस्फेक्शन, मेरी वाहवाही हो, इसमें बहुत आनंद मिलता था। तो वो टीचर मान लीजिए आज अगर चैप्टर 4 पढ़ाने वाला है, मैं जानबूझ के चैप्टर 4 को आगे से आगे, मैं टॉयलेट में भी किताब लेके बैठता था। मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा करियर बनाऊंगा इसके लिए नहीं, मैं इसलिए पढ़ता था कि वो चैप्टर 4 को मैं पहले से पढ़ लूंगा, तो जब क्लास में टीचर पढ़ाएगा तो मैं आगे आगे हाथ ऊंचा कर करके टीचर के भी पहले पहले बकबक शुरू कर दूंगा कि मुझे सब पता है, और बाकी सब स्टूडेंट्स को नीचा दिखाऊंगा। तो मुझे बहुत मजा आता था क्लास में, वो टीचर पढ़ा रहा है और मैं अपनी दूसरी दूसरी कारस्तानियां कर रहा हूँ, किसी को छेड़ रहा हूँ, किसी के पिछवाड़े में पिन चुबो रहा हूँ, किसी की कमीज के ऊपर वो ब्लू कलर की इंक डाल रहा हूँ, लड़कियां जो है उनके बैठने की जगह पर लाल कलर की इंक डाल रहा हूँ। ये करने में मुझे आनंद आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से पढ़ लिया है। तो यही मैंने देखा ना, यही आनंद मुझे यहाँ पर भी अचानक से मिलने लगा। और इसी से यार ये भी समझ में आया कि क्यों ऐसा होता है कि जब चौथे कदम की मैं इन्वेंट्री लिखता हूँ, तो मुझसे कहा जाता है कि जब से तुमने होश संभाला था तब से घटनाओं को लिखना है। मुझे इस बात के लिए बड़ी गहरी आपत्ति थी कि साहब ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा आप में से ना लिखवाओगे तो। मुझसे कहा गया था कि आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों लिखवाया जा रहा है। वो यहाँ से समझ में आया कि यार ये बचपन से ही मेरी ऐसी प्रवृत्ति है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकृत आनंद, है ना, क्योंकि मैं विकृत मानसिकता का इंसान हूँ। कैसे पता चलेगा मैं विकृत मानसिकता का हूँ? भाई आपने कहा कि आपको मानसिकता में 180 डिग्री के परिवर्तन की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि मेरी मानसिकता विकृत है। क्यों मान लूं कि मेरी मानसिकता विकृत है? तो चौथे कदम में जब होश संभाला, मतलब 2, 3, 4 साल की उम्र थी, तब से घटनाओं को लिखूंगा तो समझ में आएगा कि यार ये प्रॉब्लम तो जन्मजात थी मेरे अंदर, है ना। तो मेरी बीमारी दूसरे मेंबर के जितनी नहीं बढ़ी है, ये बात तो सही थी।
बिल्कुल सही थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे ज्यादा समझदार हूँ। ये सिर्फ एक ऐसी बात है कि किसी को कैंसर की बीमारी का पता पहले स्टेज में लगा, किसी को चौथे स्टेज में लगा। तो जिसको पहले स्टेज में लग गया वो कोई ज्यादा समझदार साबित नहीं हो जाता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, किस्मत की बात है, वो संयोग की बात है। तो मुझे सिर्फ ईश्वर का ये आभार मनाना चाहिए कि मेरे को एक मैसेज उस समय पर मिल गया जिस समय मेरी बर्बादी नहीं हुई थी, बहुत ही कम बर्बादी हुई थी, जिस समय बहुत आसानी से सोब्राइटी में आने के बाद में उबर पाया। तो इसका मतलब मैं बाकी सब मेंबर से श्रेष्ठ नहीं हूँ। फिर एक आती है साहब बड़ी मजेदार चीज है ना, 90 डेज 90 मीटिंग। बहुत बार मैंने मीटिंग से सुन लिया कि 90 दिन 90 मीटिंग, अभी स्टेप पर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले 90 दिन 90 मीटिंग आओ, उसके बाद ये करना। फिर हालांकि मैंने उस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया था, इसलिए नहीं कि मैं बहुत समझदार हूँ, वो मुझे तो एक ही हर चीज का ही विरोध करने की आदत, मजा आता था हर चीज का विरोध करने में। तो मैंने इस चीज का भी विरोध किया था जो बाद में अदरवाइज वो सही साबित हुआ। तो आगे चल के साहब उसके बारे में पता चला कि एक एक किसी लिटरेचर में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है 90 डेज 90 मीटिंग। ये उस समय 1950-60 के समय पे ए की फेलोशिप जैसे जैसे बढ़ रही थी, रिहैब वाले भी आने लगे थे, रिहैब का बिजनेस बढ़ रहा था। मैं रिहैब का बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूँ, ना तो मैं रिहैब का समर्थक हूँ ना विरोधी। ये सिर्फ जो वास्तविक बात है वो मैं अपनी शेयरिंग में बोल रहा हूँ। तो कई लोगों ने कई तरह की उस समय पर किताबें भी छपी, कई लोगों ने अपने हिसाब से भी कुछ लिटरेचर लिखा जिसका संबंध ए के वर्ल्ड सर्विसेज से कहीं तक नहीं था। लेकिन वो चीजें इतनी ज्यादा ए में भी प्रचलित हो गई कि वो ऐसा लगने लगा जैसे ए के मूल साहित्य का हिस्सा है। तो दरअसल वो होता ये था, मेरे ख्याल से आप सबको भी पता हो गई, वो उस समय होता ही था कि जब कोई नया व्यक्ति ए में आता था तो उसका उसका किसी पुराने मेंबर से एक उसका संपर्क बना दिया जाता था। अब फोन और इंटरनेट तो उस टाइम पर इतने थे नहीं इतने आसानी से, तो एक पुराने सदस्य से उसको एक तरह से जोड़ दिया जाता था और वो पुराना सदस्य उसको कहता था कि यार ये 12 कदम का एक कार्यक्रम है हमारा। तो ये 12 कदम तो जिंदगी भर का काम है, लेकिन आपको ये 12 कदम काम आएंगे कि नहीं, इसके लिए थोड़ा आपके अंदर भी एक कंफर्मेशन आना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, एक थोड़ा सा विश्वास आपके अंदर आना चाहिए। तो ये विश्वास आने के लिए आप कम से कम 90 दिन तक हमारी ए की मीटिंग में आइए, उसके पहले आप इसको बंद मत करना। और ये जो 12 कदम है, ये वो पुराना जो मेंबर है, ये आपको 12 कदम की एक बिल्कुल संक्षिप्त में एक उड़ती उड़ती सी झलकी देगा आपको पूरे 12 कदम की। आपको फिर 90 दिन के बाद भी अगर ऐसा लगे कि यार ये तो दम नहीं है इस चीज में, मेरे ऊपर कुछ इसका फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर आप बेशक ए में मत आइए, लेकिन 90 दिन इसको ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद अपना मन बनाइए कि ये कार्यक्रम आपके काम का है कि नहीं। लेकिन साहब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ए की मीटिंग में आया, उसको 90 दिन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उसको 5वें दिन ही ये लग गया अरे यार मैं तो भगवान की जगह पर आ गया हूँ, मजा आ गया यार, मुझे यार अब यहीं से मेरे जीवन का उद्धार होगा, मेरे अच्छे जीवन की स्टार्टिंग होगी, तो फिर उसको 90 दिन तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो उसी समय पर स्टेप पर शुरू कर सकता है। ये लिटरेचर में है इस चीज का जिक्र। जो एन चार्ली करके अमेरिका के एक बड़े अच्छे वो रहे हैं वक्ता, ये दोनों जो ए मेंबर्स हम सभी ने मेरे ख्याल से सुना ही होगा उनको। तो वो अमेरिका में अलग अलग जगह घूम घूम के अपने ए के ऊपर अपनी शेयरिंग्स वगैरह करते थे। उन्होंने भी बताया है इस बारे में कि जैसे ही किसी इंसान को ये लगता है कि हाँ यार वो बीमार है, वो इस पर शक्तिहीन है और सिर्फ एक पूर्ण मानसिक परिवर्तन के चलते ही वो सोब्राइटी को कंटिन्यू कर पाएगा, उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर एक आध्यात्मिकता का अंश आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही उसको ये लगता है वो 12 कदम के लिए तैयार होता है। अब उसको ये लगना ए में आने के दूसरे दिन से हो जाए तो वो दूसरे दिन से स्टेप वर्क के लिए तैयार है। उसको 6 महीने तक नहीं लगता है तो फिर वो 6 महीने भी स्टेप वर्क के लिए तैयार नहीं होता। तो ये सबसे अच्छी तरह से उससे पहले से आया हुआ कोई अनुभवी सदस्य वो अगर किसी से जुड़ जाए व्यक्तिगत रूप से, तो वो सबसे अच्छे तरीके से उसको बता सकता है। हम यहाँ यहीं पर हम उसको स्पॉन्सर भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसी कई सारी बातें थी ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी चीज पर मैंने अपना कोई खास दिमाग नहीं लगाया, किसी को पूछा भी नहीं, जैसा मुझे सुविधा लगी मैंने उसको मान लिया, है ना। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना
कि भाई मेरी ही यह आदत है कि मुझे जो अच्छा लगेगा उसको मैं मान लूंगा। और अगर वो एक ने नहीं बोला, दो ने नहीं बोला, तो मैं 10 लोगों को फोन लगाऊंगा, 11वां तो मेरे हिसाब से सलाह देगा इसे, बस मैं उस जवाब को लॉक कर दूंगा। इसके बाद एक चीज आती है कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम बड़ी हो रही थी स्टार्टिंग में, कि मुझे लग रहा था कि भाई कई लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं, वो बड़े घमंडी से हैं, बड़ी अकड़ के बात करते हैं। या मैंने तो सुना था कि ए में लोग इतने अच्छे होते हैं, चरित्र दोषों पे काम करते हैं, उनमें आध्यात्मिकता आती है, वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन छी छी छी, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मीटिंग में तो सब इतनी अच्छी अच्छी बात करते हैं, वो मीटिंग के बाहर जाते हैं, मीटिंग खत्म होती है, बाहर जाके खड़े होते हैं, तो कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई एक दूसरे को फोन पे वो व्हाट्सएप से पोर्न कोई के क्लिप भेज रहा है। ये क्या है? ये तो सब दिखावा है। तो वहां पर भी जो एक अभी मैंने कहा ना कि एक किसी व्यक्ति से मेरा संपर्क हो जाए, तो उसी व्यक्ति ने मुझे ये बात समझाई कि भाई ये शराबियों की मंडली है, यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये लोग विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये विकसित होगा, इनको ऐसा तो नहीं कह सकते आप। ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में विवेक की तुमसे तो बेहतर ही है। मैंने बोला साहब क्यों? क्योंकि इनको तुमसे ज्यादा समय हो चुका है प्रोग्राम के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में इनकी समझ तुमसे बेहतर है। मैंने बोला ये कैसे पता चलेगा? उन्होंने बोला सीधे सीधे से पता चलेगा। तुमको अभी सिर्फ आए हुए 1-2 महीने हुए हैं, को आए हुए सालों हो रहे हैं, लेकिन ये उसके बाद में भी आ रहे हैं। इसका मतलब इनको बीमारी के बारे में समझ में आया है कि यहाँ आना पड़ेगा, जरूरी है ये। और ये किसी सजा के तौर पे नहीं आ रहे हैं, किसी ने इनको कोई सजा नहीं लिख के दी है कि रोज वहां पे जाओ नहीं तो जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। ये अपनी खुशी से आ रहे हैं, और देखो कितने खुश हैं। और तुम आते हो मायूस मरे हुए से, तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए ये तुमसे बेहतर है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये भी एक समय पे तुम्हारे जैसे ही थे, गलतियां इनसे भी हो रही थी, पर ये आते रहे, इन्होंने बंद नहीं किया, दिमाग को खुला रखा, इसलिए आज ये खुश हैं। और फिर भी अगर तुमको लगता है कि इसमें से कई लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो तुम यही क्यों सोचते हो? हमेशा मुझसे कहा गया कि भाई मुझे हर किसी से कुछ न कुछ ज्ञान की, गहरे ज्ञान की, एकदम शानदार तुरुप का इक्का मिल गया, ऐसी ही बात चाहिए। अरे तुमको कई लोगों से ये भी तो समझने को मिल सकता है कि क्या नहीं करना है। हर कोई यही बताएगा कि क्या करना है, तो ये कहाँ से पता चलेगा कि क्या नहीं करना है? तो अगर कोई मीटिंग में कुछ गलत कर रहा है, तो उसको देख के, उसको सुन के तुम ये भी सीख सकते हो ना कि यार मुझे ऐसा नहीं करना। जैसे कोई ए मेंबर जब रिलैप्स होता है, और वो रिलैप्स होने के बाद में दोबारा सोसाइटी में आता है, वो जब मीटिंग में लौट आता है, तो वो अपने बारे में बताता है कि मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हुई। तो आप उससे यही सीखते हो ना कि हाँ यार मुझे ये नहीं करना। सॉरी, बाहर से शायद शोर आया जी। तो आप उससे यही सीखते हो ना कि हाँ यार मुझे ऐसा नहीं करना है जो ये कह रहा है। इसीलिए वो मेंबर शेयर भी तो करता है कि उसकी गलती से उसके दूसरे भाइयों को फायदा मिल सके। तो अगर मैं अपने अंदर ही बना लूं, अरे ये रिलैक्स हुआ, अरे ये तो मूर्ख है, ये तो आलसी है, इसने तो ये गलती की है, इसने तो वो गलती की है, ये तो अंदर कुछ है ऊपर कुछ है। नहीं यार, इसके बजाय मैं ये सीख लूं कि ये जो जो बता रहा है ना, इसको रिलैक्स होने का शौक तो नहीं आया था, मजा तो नहीं आ रहा था इसको, मतलब जो गलती इससे हुई वो मुझसे भी हो सकती है, क्योंकि कल तक तो ये मेरे जैसे ही अच्छी अच्छी शेयरिंग कर रहा था, सब कुछ ठीक था इसका, तो आज ऐसा हुआ, मतलब ये मेरे भी साथ हो सकता है। तो मुझे ये फ्री में एक एडवाइस मिल रही है यार, तो वो ये लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझसे एक बार ये भी कहा गया कि भाई ए मीटिंग के बाद में वो जो जिसको हम कहते हैं ना पार्किंग लॉट, ऑनलाइन मीटिंग्स में भी, फिजिकल मीटिंग्स में भी, वो पार्किंग लॉट बहुत जरूरी होता है। तो मैंने देखा कि साहब वो पार्किंग लॉट में अभी जैसे मैंने कहा, तो वहां पे गपशप हो रही है, एक दूसरे मेंबर्स के बारे में बात हो रही है, किसी की पत्नी के बारे में बात हो रही है, कुछ हो रहा है। तो मैं उस पर बड़ा परेशान हुआ। तो मेरे अर्स्टवाइल स्पॉन्सर ने कही थी ये बात कि कई फैसले ऐसे होते हैं कि आप ऐसे के ऐसे उनको नहीं मान सकते। हो सकता है कहीं पर कोई बातें ऐसी हो रही हो जो आपकी सोब्रिटी के लिए खतरनाक है। तो यही सद्बुद्धि आपको चाहिए कि किस चीज से जुड़े रहना है और किस चीज से दूर होना है। मीटिंग्स में कहते हैं ना कि जो अच्छा लगे उसे ले जाइए, जो अच्छा नहीं लगे उसको छोड़ो, यहीं छोड़ दीजिए। मेरे साथ हो रहा था उल्टा, 10 शेयरिंग अच्छी मिल रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और फिर अगली शेयरिंग अगर कोई खराब आ जाए या मुझे कुछ लग जाए, तो बस दिमाग में मेरे वो 11वीं शेयरिंग ही घूमती रहती थी।
तो मुझे कहा गया कि अगर पार्किंग लॉट में ऐसा हो रहा है तो वहां पे मत रुको, आप तुरंत आ जाओ घर, प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करो, सीधे घर आ जाओ, अगर आपको लग रहा है कि उससे आपकी आत्म शांति खराब हो रही है तो। ये सद्बुद्धि आपको अपने अंदर एकदम से नहीं आएगी, किसी व्यक्ति की हेल्प से ये धीरे धीरे आएगी। फिर एक चीज ये थी कि जब सर्विसेज की बात आती है तो मुझसे कहा गया कि भाई जब कोई चीज काम नहीं करती तो एक ही सर्विसेज काम करती है। तो डिस्टरबेंस बहुत था अंदर, स्टेप पर करने को मैं तैयार नहीं था और मैं सर पे पगड़ी बांध के निकल पड़ा सर्विस करने के लिए। इंदौर के सारे शराब के ठेके बंद हो जाने चाहिए ताकि मेरा कोई भाई शराब पिए ही ना। अब ऐसा हो तो सकता नहीं था, तो किसी भी नए सदस्य को मैं इतनी शिद्दत से मैसेज देता था कि और फिर अगर वो मीटिंग में नहीं आता था तो मेरे अंदर डिस्टरबेंस आ जाता था कि ये किस तरह का आदमी है, इसने शायद मेरा अपमान किया। अब उसको 2 लोग पहले भी मैसेज दे चुके हैं, तीसरा मैं हो गया। ये 6 महीने में उसको 3 लोग 3 अलग अलग बार मैसेज दे चुके हैं। चौथी बार हमारे ग्रुप का कोई सदस्य गया, वो मीटिंग में आ गया। मेरे दिमाग में ये परेशानी, साला बदतमीज है, मुझे अभी सोब्राइटी में कुछ ही महीने हुए हैं इसलिए इसने मेरी बात नहीं मानी और वो ओल्ड टाइमर की बात मान ली, मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है ग्रुप में। तो यहाँ से यह पता चला, मुझे फिर यह बताया गया कि जब अगर ऐसी समस्या हो रही है तुम्हारे साथ में तो फिर तुमको इस काम से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्विस तुमको उल्टा नुकसान कर रही है। तुम अभी इतने पवित्र काम के लायक नहीं हुए हो, खराब कर रहे हो इसको तुम। उस मेंबर के प्रति तुम अभी से खुन्नस पाल रहे हो जो बड़ी मुश्किल से मीटिंग के दरवाजे तक आ सका है ना। तो एक ये भी चीज समझ में आई। मुझसे एक बार एक ओल्ड टाइमर ने कहा था कि अरे मुझे मुझे पता चला कि आप सर्विस में बड़ा एक्टिव हो, आपको सोब्राइटी में 6 महीने हुए, तो आपको ये करना चाहिए था कि पहले आपको पूरे 12 स्टेप्स करने चाहिए थे, उसके बाद सर्विसेज में आना चाहिए था। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि ये सर्विसेज कहीं आपकी आत्म शांति के लिए खराब ना हो जाए। मुझे बहुत अजीब लगी उनकी बात। मैंने सोचा ये कैसी अजीब सी बात है, अगर सबके स्टेप पर होने का इंतजार किया जाएगा तो फिर तो सर्विस का काम ही नहीं हो पाएगा। वो चीज भी धीरे धीरे आगे जाके समझ में आई कि क्यों कहा उन्होंने, है ना। क्योंकि ये जब मेरे जैसा शराबी किसी के लिए कुछ करने लगता है तो उसको ये लगने लगता है कि मैं सब पे एहसान कर रहा हूँ। कहता मैं उसको सेवा हूँ लेकिन मैं सेवा के रूप में करता नहीं हूँ। अगर मैं कॉफी का पॉट अपने घर से लेके जा रहा हूँ तो मुझे ये लगने लगता है कि सबने इस कॉफी की तारीफ करनी चाहिए। अरे यार क्या कॉफी बनती है आपके यहाँ, यार मजा आ गया यार। अरे यार आप इतना ये कॉफी का पॉट अपने साथ में लेके आते हो, फिर वापस लेके जाते भी हो, आपके फैमिली वालों को इसको धोना, साफ करना, कॉफी बनाना, अरे यार कितना काम कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसा बोले पर कोई नहीं बोलता, तो मेरे अंदर डिस्टरबेंस आता है। तो फिर ये सर्विस फिलहाल के लिए मेरे लिए खराब साबित हो रही है। तो इसीलिए मुझसे कहा गया कि मेरे अंदर वो खुला दिमाग, वो आभार का भाव, वो विनम्रता आ पाए, तब वो सर्विस मेरे शायद से काम की है। अदरवाइज उसके पहले वो करने से ना मेरे अंदर एक सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता का भाव आ जाता है कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा काम का तो मैं ही हूँ, बाकी सब लोग तो टाइम पास कर रहे हैं। ये उल्टे मैंने अपने चरित्र दोषों को बढ़ा लिया। तो ये कई चीजें ऐसी हैं कि जब ये मुझसे कही जा रही थी तो मेरे गले नहीं उतर रही थी, लेकिन हाँ जब वो वास्तव में मेरे साथ में हुई, जो मुझसे कहा गया ये सब सच हुआ, और सच होने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मुझे नुकसान हुआ। ठीक है, शराब पीने का नहीं ख्याल आया, बड़ी कृपा रही ईश्वर की, लेकिन इससे मेरी आत्म शांति भंग हुई, इससे मेरे अंदर डिस्टरबेंस आया, चिड़चिड़ापन बढ़ा, जिसका मेरे फैमिली को भी नतीजा भुगतना पड़ा, है ना। तो इन चीजों से समझ में आया कि हाँ यार 12 स्टेप्स क्यों इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ कोई एक वैसी बात नहीं है कि भाई एक बार मैंने किसी ए मेंबर के नाम के मुंह से सुना था कि यार ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन होता है, आपने बीकॉम किया है या इंजीनियरिंग की है या फिर आपने मेडिकल किया है, ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन होता है। वो स्टेप वर्क के बारे में दरअसल बोल रहे थे कि सोब्राइटी तो सोब्राइटी होती है। अब वो सोब्राइटी को और भी स्पेशल बनाया जाता है 12 स्टेप से। तो फिर है ना, वहीं पर ये बात समझ में आई कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, ये 100% गलत बात है। मेरी सोब्राइटी को स्ट्रेंथ ही 12 स्टेप से मिलती है। तो वो जो मेरे 12 स्टेप्स है ना, उसके अंदर मीटिंग समाहित है, लेकिन वो मैं क्या कर रहा था, कर उल्टा रहा था। मैंने प्राइमरी चीज मीटिंग को बना दिया था और उसके चक्कर में मैंने 12 स्टेप्स को भूल गया था, है ना। तो इनफैक्ट जब मैं 12 स्टेप्स में आया तब मुझे सही मायने में समझ में आया कि मैं मीटिंग्स में क्यों जा रहा था
और मेरे मरने तक मुझे डेली मीटिंग्स में जाना क्यों जरूरी है, ये भी मुझे 12 स्टेप से ही समझ में आया, है ना। तो बस दोस्तों यही मुझे अपने बारे में कहना था। जर्नी मेरी कोई खास ज्यादा बड़ी नहीं है, तो तब से लेके अभी तक अपने ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक चीज और बस अंत में कि ये जरूर अब लगता है कि हाँ यार, ये पूर्णता वाली बात नहीं आती। पहले मुझे लगता था 2 साल की सोब्राइटी होगी तो इतना समझ में आ जाएगा, 4 साल में ऐसा हो जाएगा, 6 में ऐसा हो जाएगा। अब जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है यार, जानने के लिए कितना ज्यादा है अभी, है ना। मतलब ये तो बिल्कुल लिमिटलेस है, ये लगता है, और अब इस बात की खुशी भी होती है। तो बस मुझे यही कहना था, समय भी हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। संदीप भाई, हेमंत भाई, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं आप लोग। मुझे मौका दिया आपने बोलने का, आप सब लोगों ने दोस्तों सुना, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, रियली थैंक्स अ लॉट।